हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी शिक्षण की सभी महत्वपूर्ण विधियों को। तो ये सेशन आप लोगों के लिए आज बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जितनी भी विधियां हैं हिंदी की उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं कवर करूंगी व्याकरण शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियां, उसके बाद गद्य शिक्षण की विधियां हैं, पद्य यानी कविता शिक्षण, रचना शिक्षण, और इसके अलावा जो अनेक अन्य जो विधियों से प्रश्न बन जाते हैं आपके एग्जाम में, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो उन सभी विधियों को आज हम कवर करने वाले हैं डिटेल से। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया है बहुत बहुत सारा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में चेकआउट जरूर करना आप, ठीक है, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर करेंगे एंड मुझे आशा है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे, कुछ नया आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा और आपके 4 से 5 नंबर ज़रूर इस वीडियो से आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने इस सेशन को। ठीक है, सबसे पहले हम चलेंगे वाचन की शिक्षण विधियों से। ठीक है, उसके बाद हम एक एक करके सारी विधियों को कवर करेंगे और ट्राई करेंगे कि कम समय में हम इनको जल्दी से कर लें। तो सबसे पहले आता है वाचन या पठन शिक्षण की विधियां। तो पठन शिक्षण की विधियां, जैसे कि आप नाम से क्या लग रहा है, जो आप रीडिंग स्किल्स हैं या जो बोलने का कौशल है उनके आधार पर जब आप बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से पहला आता है शब्द तत्व के आधार पर। किसके आधार पर? शब्द के तत्व के आधार पर एक विधि होती है हमारी पहली। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, शब्द तत्व के आधार पर जो विधियां हैं उसके अंदर आता है सबसे पहले वर्ण बोध विधि। कौन सी विधि आती है? वर्ण बोध विधि। इस विधि में क्या होता है कि पहले छात्रों को किसका ज्ञान दिया जाता है? वर्णों का ज्ञान दिया जाता है। पहले छात्रों को वर्णों का ज्ञान करा दिया जाता है। ठीक है, और वर्णों में भी स्वरों को पहले और उसके बाद व्यंजन सिखाए जाते हैं। तो आपको क्या समझना है कि वर्ण बोध विधि में हम पहले वर्णों का ज्ञान देते हैं, वर्णों में भी सबसे पहले हम स्वरों का ज्ञान बच्चों को करवाते हैं, उसके बाद हम व्यंजनों का ज्ञान बच्चों को कराते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एंड में मात्राओं का ज्ञान बच्चों को देते हैं। आपने स्वर सिखाया, व्यंजन सिखाया और उसके बाद हम यहाँ पर मात्राओं का ज्ञान बच्चों को देते हैं। तो ये विधि कौन सी विधि है? वर्ण बोध विधि है। इस विधि को हम ज्यादा मनोवैज्ञानिक नहीं मानते हैं, क्योंकि इस विधि का आधार ये होता है कि जब तक बच्चे को अक्षर नहीं आ जाएंगे तब तक वो वाचन नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पर अक्षरों को और वर्णों को सिखाने पे बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, इसीलिए यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि नहीं मानी जाती, क्योंकि वाक्यों पे ये अंश से पूर्ण की ओर चलती है, इसीलिए हम इसको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। ठीक है, तो पहली विधि कौन सी विधि है? वाचन की वर्ण बोध विधि, जो कि शब्द के तत्व के आधार पर विधि है। ठीक है, नेक्स्ट विधि आती है हमारी, ये भी हमारी किसके आधार पर है? शब्द तत्व के आधार पर विधि है। सेकेंड विधि है ध्वनि साम्य विधि। ठीक है, ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि, जैसे कि आपको नाम से क्या लग रहा है कि जहां पर ध्वनि की समानता हो, साम्य मतलब समानता। तो यह विधि वर्ण बोध विधि का कैसा रूप है? संशोधित रूप है। अभी हम लोग वर्ण बोध विधि पढ़ रहे थे, जहां आपने वर्णों का ज्ञान दिया, स्वर व्यंजन मात्रा आप इस तरह से सिखा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर ध्वनि साम्य विधि है वो इसी का संशोधित रूप है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो समान उच्चारण वाले शब्द हैं उनको साथ साथ दिखाया जाता है। बहुत आसान विधि है ये, इसको आप ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, जैसे राम काम नाम शाम। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है राम काम नाम शाम में आप सेम उच्चारण, जिनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एकदम सेम है, आप उन शब्दों को सिखा रहे हैं। उसके बाद गर्म धर्म कर्म चर्म, ये भी हो गया। केला मेला रेला, ये भी हो गया। तो इस विधि में हम क्या करते हैं? ध्वनियों पर विशेष ध्यान देते हैं। वहां पर हम क्या कर रहे थे? वर्णबोध विधि में हम वर्णों पे ध्यान दे रहे थे, यहाँ पर हमारा फोकस ध्वनियों पे ज्यादा होता है और इसमें हम क्या करते हैं? समान उच्चारण वाले शब्दों को सिखाते हैं। तो ये कौन सी विधि है वाचन की? ध्वनि साम्य विधि। थर्ड आती है स्वर उच्चारण विधि। ये भी किसके आधार पर है? शब्द तत्व के आधार पर। किसके आधार पर? ये याद रखना है, शब्द तत्व के आधार पर। स्वर उच्चारण विधि में देखो क्या है, स्वरों का क्या करवाते हैं? उच्चारण करवाते हैं। इस विधि में अक्षरों और शब्दों को उनकी ध्वनि स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है और इसमें जो आधार होता है वो आपको याद रखना है।
आधार जो इसमें होता है वो होता है 12 खड़ी। क्या? 12 खड़ी बेसिकली यहाँ पे टीचर बच्चों को, एक शिक्षक बच्चों को समझाता है, जैसे क की कू कू, इस तरह से 12 खड़ी का ज्ञान यहाँ पर बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, इसमें स्वर के बिना व्यंजन नहीं सिखा सकते, इसीलिए यह विधि प्रगतिशील और मनोवैज्ञानिक नहीं मानी जाती। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी हम शब्दों को, अक्षरों को उनकी ध्वनि के अनुसार सिखाते हैं, यानी कि अक्षरों को ध्वनि के अनुसार हम सिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे क का आप सिखा रहे हो पहले, फिर आपने ख का सिखाना स्टार्ट कर दिया, तो ये कैसी विधि है? ये विधि है स्वर उच्चारण विधि। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे 3 विधियां हैं, शब्द तत्व के आधार पर वर्णबोध विधि, उसके बाद ध्वनि साम्य विधि, और तीसरी विधि आती है स्वर उच्चारण विधि। अब चलते हैं अगली हमारी कैटेगरी की तरफ, वाचन की दूसरी प्रकार की विधियां, जो किसके आधार पर है? अर्थ के ग्रहण के आधार पर है। तो अर्थ ग्रहण के आधार पर वाचन की प्रमुख विधियों में सबसे पहले आता है देखो और कहो विधि। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। किसके आधार पर है? ये अर्थ के आधार पर, यानी कि यहाँ पर फोकस, इन विधियों में जो फोकस होता है वो अर्थ पर होता है। ठीक है, देखो और कहो विधि क्या है? इस विधि में शब्द से संबंधित वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है। आपको कोई भी शब्द सिखाना है, आपको आम सिखाना है अगर बच्चों को, तो आप एक चित्र दिखा देंगे मैंगो या आम का। तो ये क्या है कि आप शब्द से संबंधित वस्तु का चित्र दिखाकर पहले हम किसका ज्ञान यहाँ कराते हैं? शब्दों का ज्ञान कराते हैं। तो एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है कि देखो और कहो विधि से बच्चे को किसका ज्ञान होता है? चित्र का ज्ञान होता है, अक्षर का ज्ञान होता है, या शब्द का ज्ञान होता है? तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर बच्चों को शब्दों का ज्ञान होता है। ठीक है, चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिखा होता है और चित्र से परिचित होने के कारण बच्चे आसानी से उस शब्द से क्या कर लेते हैं? एक साहचर्य स्थापित कर लेते हैं। साहचर्य का मतलब है कि एक संबंध बना लेते हैं। यहाँ पर कई बार देखने से और सुनने से, बोलने से अक्षरों के चित्र बच्चों के मस्तिष्क पर अंकित इजीली हो जाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने बच्चों को चित्र दिखाया, बच्चा चित्र को देखेगा, नाम पढ़ेगा आम, ठीक है, बोलेगा, तो यहाँ पर बच्चा इजीली शब्द से परिचित हो जाता है। ये कौन सी विधि है वाचन की? अर्थ के ग्रहण के आधार पर देखो और कहो विधि है। नेक्स्ट आता है, अगली विधि की तरफ चलते हैं हम। अगली विधि है वाक्य विधि। ये भी किसके आधार पर है? अर्थ ग्रहण के आधार पर है। वाक्य विधि में क्या होता है कि वाक्य या वाक्यांशों में छात्र बोलता है, इसकी इकाई वाक्य है, शब्द नहीं होती है। यानी वाक्य विधि में आप स्टार्टिंग किससे कर रहे हो? वाक्यों से कर रहे हो। वाक्यों से हम शब्द की तरफ जाते हैं। एक प्रकार से ये विश्लेषणात्मक विधि है। ठीक है, विश्लेषणात्मक विधि इसको माना जाएगा। प्रारंभ से ही बालकों को शब्दों से ही वाचन शुरू कराना चाहिए तथा यह विधि मनोवैज्ञानिक होती है। मतलब यहाँ पे पहले वाक्य आप बोलना सिखाएंगे बच्चों को, फिर आप वर्णों का अभ्यास कराते हैं। जैसे आपने कोई भी सेंटेंस दे दिया, मैं घर जाता हूँ, तो आपने बच्चों को ये सिखाया कि मैं घर जाता हूँ। अब ये बच्चा आपके पीछे पीछे बोलेगा, यानी कि पहले उसको वाक्यों का ज्ञान हुआ, उसके बाद आप यहाँ पे म सिखाएंगे, उसके बाद आप घ सिखाएंगे, उसके बाद आप ज सिखाएंगे। तो ये क्या है कि वाक्य से जब हम शब्दों की तरफ, एक एक शब्द की तरफ जाते हैं, तो ये वाक्य विधि होती है। ठीक है, अगली विधि आती है, नेक्स्ट विधि की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आती है कहानी विधि। कहानी विधि भी वाचन की प्रमुख विधि है, जो कि अर्थ के ग्रहण के आधार पर होती है। इस विधि में छोटे छोटे वाक्यों से निर्मित कहानी चार्ट या चित्रों के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाती है। आपको समझ आ गया होगा कि छोटे छोटे वाक्यों से क्या बनाया जाता है? एक कहानी को निर्मित किया जाता है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ वाक्यों से कहानी को बनाते हो कहानी विधि में, और उस कहानी को चित्रों के माध्यम से बच्चों के सामने आप प्रेजेंट करते हैं। शिक्षक कहानी को कक्षा में कहता है, इसके बाद शिक्षक कहानी को श्यामपट्ट पर लिखकर वाचन करता है। तो इस विधि का प्रोसेस यही है कि यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो शिक्षक का अनुकरण करते हैं, उसको देख देख के वैसा ही करते हैं। और वाक्य विधि का परिष्कृत रूप है। अगर पूछा जाए कि वाक्य विधि का परिष्कृत रूप कौन सी विधि है, तो वाचन की कौन सी विधि है? कहानी विधि है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे वाक्यों से कहानी का निर्माण किया जाता है। उसके बाद शिक्षक श्यामपट्ट पर उस कहानी को लिखता है और बच्चे उसको वाचन करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी विधि है? कहानी विधि है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगली विधि की तरफ।
अगली विधि हमारी आती है जिसको कहते हैं संपर्क विधि। ठीक है, तो संपर्क विधि की तरफ चलते हैं। ये भी किसकी विधि है? वाचन की विधि है। वाचन या पठन की विधि है संपर्क विधि। यहाँ पर क्या करते हैं हम? संपर्क स्थापित करते हैं। और इसका प्रचार किसने किया? मारिया मोंटेसरी ने किया। इस विधि को किसने दिया? मारिया मोंटेसरी ने दिया। इस विधि को हम साहचर्य विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि साहचर्य विधि, संपर्क विधि दोनों सेम है। इसमें क्या होता है? इस विधि का प्रोसेस ये है कि बालकों को चित्र, खिलौने, वस्तुएं आदि से पहले परिचित कराया जाता है। उनके आगे उन वस्तुओं के कार्ड को रखते हैं। उसके बाद कार्ड को बच्चे आपस में मिला देते हैं और फिर जो कार्ड जिस वस्तु से रिलेटेड होता है बच्चे उसको उसके आगे पुनः रख देते हैं। यानी कि इसमें क्या है कि एक कार्ड है और वस्तु का चित्र है, तो वस्तु के चित्रों से कार्ड को मिला दिया जाता है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं? साहचर्य स्थापित करते हैं और इस विधि से धीरे धीरे छात्रों को वर्णों का, शब्दों का ज्ञान हो जाता है। तो ये विधि कौन सी विधि है? साहचर्य या संपर्क विधि है। ठीक है, तो ये अभी तक जो हमने गाइस जितनी भी विधियां हमने डिस्कस की, ये सारी विधियां हमारी कौन सी विधियां थी? ये थी पठन या वाचन की विधियां। शब्द तत्व के आधार पर वर्णबोध, ध्वनि साम्य, स्वरोच्चारण और अर्थ के ग्रहण के आधार पर देखो कहो, उसके बाद वाक्य विधि, कहानी विधि और संपर्क विधि। अब चलते हैं अगली तरह की विधि। अगली जो हमारी विधि की कैटेगरी है वो है लेखन शिक्षण की विधियां। तो लेखन शिक्षण की विधियों में आ जाते हैं कौन कौन सी लेखन की, लिखना सिखाने की कौन कौन सी विधियां हैं। सबसे पहले आता है जैक्टॉट विधि। जैक्टॉट विधि में सबसे पहले पढ़ना सिखाया जाता है और उसी अक्षर को लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? जैक्टॉट विधि में क्या होता है कि बालकों को पढ़ना सिखाया गया, उसके बाद उसी अक्षर को लिखने के लिए कहा जाता है। जब वाक्य पूरा एक वाक्य बच्चा लिख लेता है तो उसी वाक्य को स्मरण के आधार पर लिखने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस विधि में बालक स्वयं ही अपनी अशुद्धि को ठीक करता है। ये यहाँ पे बच्चा खुद का ही इवैल्यूएशन करता है। आपने पहले उसको पढ़ना सिखाया, उसके बाद उसको अक्षर को लिखना सिखाया, उसके बाद बिना देखे वो उस चीज को दोबारा लिखता है। तो ये विधि क्या है? लेखन की एक महत्वपूर्ण विधि है जिसे कहते हैं जैक्टॉट विधि। ठीक है, क्या? जैक्टॉट विधि। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट विधि आती है, दूसरी विधि है हमारी पेस्टोलॉजी विधि। पेस्टोलॉजी विधि में क्या होता है? ये भी लेखन की विधि है। इस विधि में पहले लिखना सिखाया जाता है और इसमें देखो इसका एक तरीका होता है कि अक्षरों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है और उसका योग करके, उसको जोड़ करके पूरे पूरे अक्षर का ज्ञान हम यहाँ पे कराते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अगर क से कबूतर सिखाना है तो मैं कैसे सिखाऊंगी बच्चों को? पहले इस तरह से, ये 1 2 3 मैं ये दे दूंगी। ठीक है, और ये अब मैंने ये 4 टुकड़े बच्चों के सामने रखे। बच्चा क्या करेगा? इन अक्षरों के टुकड़ों को धीरे धीरे करके जोड़ेगा। पहले वो इसको जोड़ेगा, फिर ऐसे जोड़ेगा, फिर इस तरह से और फिर ऐसे। तो इस तरह से जब आप क्या करते हैं कि अक्षरों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके आप पूरे एक अक्षर का ज्ञान यहाँ पर बच्चों को, पूर्ण अक्षर का ज्ञान देते हैं। ये विधि कौन सी विधि है? पेस्टोलॉजी विधि है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है, अगली विधि है लेखन की, जिसे कहते हैं हम स्वतंत्र लेखन विधि। स्वतंत्र लेखन विधि का मतलब है, स्वतंत्र का मतलब क्या है कि जहां पे किसी भी हेल्प बच्चा यहाँ नहीं लेता है, बिना वर्णों को देखे, बिना नकल किए, बिना टीचर को इमिटेट किए, वो खुद से ही जब लेखन करता है वो स्वतंत्र लेखन होता है। जैसे हमने बच्चों को दिया कि अ से ज्ञ तक लिख के लाओ, है ना। आप बच्चों को अगर दे देंगे अ से ज्ञ तक लिख के लाओ तो वो अपनी कॉपी में बिना देखे खुद से अगर लिख लेता है। तो ये विधि कौन सी विधि है? स्वतंत्र लेखन विधि। इसी का अगर मैं दूसरा रूप बताऊं तो दूसरा रूप आता है रूपरेखा अनुकरण विधि। रूपरेखा अनुकरण विधि में छात्र अनुकरण करता है, लेकिन यहाँ पर बिंदु के आधार पर अनुकरण करता है। इस विधि में क्या होता है कि जो टीचर है या तो श्यामपट्ट पर या स्लेट पर या उसकी कॉपी पर पेन से, पेंसिल से बिंदुओं को इस तरह से बना देता है और जो छात्र है वो इन बिंदुओं पे क्या करता है? पेंसिल चलाते हुए सीखता है। तो जब आपने देखा होगा ना, हम इस तरह से डॉट डॉट वाला जब हम अक्षर बच्चों को दे देते हैं तो ये विधि कौन सी विधि कहलाती है? रूपरेखा अनुकरण। और उसके बाद छात्र क्या करता है? इन्हीं के ऊपर पेंसिल को चला के अक्षरों को सीख जाता है। तो ये विधि है रूपरेखा अनुकरण।
और अगर वो बिना देखे कर रहा है तो उसे कहते हैं स्वतंत्र लेखन विधि। तो आई होप आपने ये दो विधियां समझ ली होंगी। अगली विधि की तरफ चलते हैं। अगली विधि है लेखन की, जैसे कहते हैं मॉन्टेसरी विधि। किसकी विधि है ये? लेखन की विधि है, ठीक है। मारिया मोंटेसरी ने इस विधि को दिया और इनके अनुसार बालक को लिखना सिखाने में आंख, कान, हाथ तीनों का प्रयोग पे इन्होंने बल दिया। इस विधि में हम यहाँ पे मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा कि जो लेखन है वो जो है ज्यादा जरूरी होता है। और इस विधि में क्या होता है कि बालक को किसी लकड़ी, गत्ते पे बने अक्षरों और उसकी आकृति के अनुसार उंगली घुमाने के लिए कहा जाता है, हाथ फेरने के लिए कहा जाता है, ताकि वो उन अक्षरों को पहचाने और उसे लिख सके। जैसे कि मान लीजिए कि गत्ते से, मतलब कोई गत्ता हो सकता है, गत्ता, या कोई लकड़ी, या कोई प्लास्टिक का कोई भी ऐसा आपके पास कोई अक्षर का हो, तो आप इस तरह से, मान लीजिए आपको क से कबूतर सिखाना है, तो इस तरह से आप लकड़ी का एक इस तरह से मॉडल बना के, मॉडल तरह से आप ले जा सकते हैं। बच्चे इस पे हाथ फेरेंगे और ये हाथ फेर के देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो ये विधि मॉन्टेसरी विधि है, जहाँ पे गत्ते, लकड़ी से बने अक्षरों को हम बच्चों को हाथ फेरने के लिए कहते हैं। बहुत अच्छी विधि प्राइमरी स्तर पे मानी जाती है। जैसे आपको अ से अनार सिखाना है तो आप एक गत्ते का, लकड़ी का अ से अनार बना के ले गए, इस तरह से आपने एक थर्मोकॉल पे आप बना के ले गए, तो ये क्या है? मॉन्टेसरी विधि है लेखन की, ठीक है। इसका तरीका यही होता है कि बच्चे उस पे हाथ फेर के और उसको देख देख के सीखते हैं, ठीक है। अगली विधि पे चलते हैं। अब देखो यहाँ तक हमने कौन सी विधि की? लेखन की। लेखन की विधियों में सबसे पहले जैक्टॉट विधि, उसके बाद पेस्टोलॉजी विधि, ठीक है, और उसके बाद स्वतंत्र लेखन विधि, रूपरेखा अनुकरण विधि, उसके बाद मॉन्टेसरी विधि थी। अब चलते हैं हम अगली विधि की तरफ, जो कि है कविता या काव्य या पद्य की विधियां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कविता शिक्षण की विधियों में सबसे पहले हमारी विधि आती है गीत प्रणाली। गीत प्रणाली आपको पता है, प्राइमरी लेवल पर अगर पूछा जाए कि गीत और अभिनय प्रणाली कौन से स्तर पर है, तो प्राथमिक स्तर पर कविता सिखाने की सबसे बेस्ट विधि, सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो वो विधि है गीत प्रणाली, ठीक है। अब देखो, इस प्रणाली में सिंपल सा है कि शिक्षक कविता को गाकर सुनाता है और बच्चे इसके पीछे पीछे गाते हैं। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, एक तरह से गा गा कर जब वहां पे कविता का ज्ञान बच्चों को शिक्षक कराता है, वो गीत प्रणाली में आता है, गाना गा गा के एक तरह से, ठीक है। अगला है अभिनय प्रणाली। अभिनय प्रणाली में क्या होता है? यहाँ पर गीत भी होता है, साथ के साथ यहाँ कुछ अभिनय किया जाता है शिक्षक के द्वारा और छात्रों के द्वारा भी। यहाँ पे शिक्षक अभिनय करते हुए कविता का ज्ञान दे सकता है और छात्र भी अभिनय करते हुए कविता को गा सकते हैं। तो यहाँ पर मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी उनको मिल जाता है, बच्चे एक्टिव होते हैं। बच्चों को गीत के साथ जब अभिनय कराया जाता है तो उन्हें ज्यादा मजा आता है और छोटी कक्षाओं में बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। तो गीत प्रणाली जहाँ पे गा के सुना रहे हैं, और अभिनय प्रणाली जहाँ पर आपने बच्चों को अभिनय के माध्यम से और गाने के माध्यम से सिखाया है। तो ये दोनों विधियां जो है प्राइमरी लेवल पे इंपॉर्टेंट विधियां होती हैं। तीसरी विधि आती है अर्थ कथन प्रणाली। अर्थ कथन विधि जो है कविता में भी यूज की जाती है, एज वेल एज अर्थ कथन प्रणाली जो है वो गद्य शिक्षण में भी यूज की जाती है। इसमें शिक्षक क्या करता है? वाचन करता रहता है, वाचन करते करते वो क्या करता है? अर्थ को समझाता है। क्या करता है? अर्थ को समझाता है। बच्चे केवल सुनते हैं। तो यह प्रणाली देखो क्या है कि अर्थ तो समझा देती है, लेकिन यहाँ पे बच्चों को कविता में रस की अनुभूति, भाव की अनुभूति नहीं हो पाती, इसीलिए इसे हम कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक नहीं मानते हैं, ठीक है। तो अर्थ कथन में शिक्षक वाचन कर रहा है, एक तरह से आदर्श वाचन करता है और जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को समझाता जाता है। नेक्स्ट आता है व्याख्या प्रणाली। व्याख्या प्रणाली देखो क्या है? इस प्रणाली में अध्यापक शब्दार्थ, छंद, अलंकार पर चर्चा करता है और अर्थ को समझाता है। यह प्रणाली उच्च माध्यमिक कक्षाओं में ज्यादा अच्छी मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है व्यास प्रणाली। व्यास प्रणाली देखो क्या है? यह प्रणाली व्याख्या प्रणाली का विस्तृत रूप है। देखो, व्याख्या प्रणाली का विस्तृत रूप पूछा जाएगा तो कौन सी प्रणाली हो गई? व्यास विधि हो गई। व्यास विधि में क्या होता है कि तो जो कथावाचक है, जो कोई कथा सुना रहा है, वो कथा को बांचते हैं। बांचने का मतलब है कथा को बोलते हैं, भावों को, विचारों को स्पष्ट करते हुए, और साथ के साथ कई जो कथाएं हैं उनको भी प्रस्तुत करते हैं।
ठीक है, जैसे अगर रामायण का कोई भी छंद या कोई दोहा, रामायण का कोई दोहा है, कोई चौपाई है, अगर वो चीजें कोई समझा रहा है तो उसके साथ साथ अदर जो कोई कथा, दूसरी कोई कथा है, उसको भी टीचर यहाँ पे सिखाता है। तो व्यास प्रणाली जो है ये बड़ी बड़ी कविताओं में ज्यादा उपयोग की जाती है। व्याख्या प्रणाली का विस्तृत रूप है। यहाँ पे कथावाचक किसी कथा को वांचते हैं, बोलते हैं और विचारों को, भावों को साथ के साथ स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कविता की महत्वपूर्ण विधि है। उसके बाद खंडान्वय विधि आती है। खंडान्वय विधि लंबी कविताओं में उपयोगी होती है। इसमें कविता को खंड करके पढ़ाया जाता है, यानी कि एक कविता को तोड़ करके या उसको खंडों में विभाजित करके हम सिखाते हैं। इस प्रणाली में क्या होता है कि शिक्षक ज्यादा सक्रिय होता है, क्योंकि वही क्या करता है, कविता को जो है पार्ट्स में या छोटे छोटे उसके खंडों में विभाजित करके पूरी कविता को खंडों से वो सिखाता है। और इस विधि को हम प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी छात्रों को पढ़ाया जाता है। तो खंडान्वय प्रणाली का दूसरा नाम याद रखिएगा, प्रश्नोत्तर प्रणाली होती है, जहाँ पे कविताओं को टुकड़े करके पढ़ाया जाता है। तो लंबी कविताओं में ज्यादा उपयोगी होती है। उसके बाद अगली आती है तुलना विधि। तुलना विधि भी कविता शिक्षण की प्रणाली है। तो कविता शिक्षण की इस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए क्या किया जाता है, वैसी ही किसी दूसरी कविता की तुलना की जाती है। बेसिकली आप एक कविता सिखा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी एक कवि की कविता सिखा रहे हैं, उसके साथ आप किसी दूसरे कवि की कविता के साथ उसका कंपैरिजन जब करते हैं, यानी कि जब आप कविता सिखा रहे हैं, कविता शिक्षण कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ दूसरी जो कविता है उसकी तुलना करते हुए आप दो कविताओं के मध्य, दो कवियों के मध्य जब आप तुलना करते हुए सिखाते हो, तो वो विधि तुलना विधि होती है। ये कविता की महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, उसके बाद अगला चलते हैं, अगली आती है समीक्षा प्रणाली। समीक्षा प्रणाली जो है वो उच्च स्तरीय कक्षाओं में ज्यादा यूज की जाती है। यहाँ पर आप क्या करते हैं कि जो भी वहां पे कविता है उसमें छात्र क्या करते हैं, उसके गुणों को, दोषों को देखते हैं, भाषा को देखते हैं, काव्य को देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली बच्चा बहुत ज्यादा एनालिसिस करता है, पुस्तकों से, संदर्भों से परिचित होता है। ठीक है, कविता पे क्या प्रभाव पड़ा, कविता में क्या भाषा है, कविता की क्या विशेषता है। तो समीक्षा में बेसिकली बच्चा एनालिसिस कर रहा है। बच्चा यहाँ पे गुण और दोषों की चर्चा करता है, गुण दोष को क्या करता है, गुण दोषों को यहाँ पे परखता है। तो ये समीक्षा प्रणाली होती है जो उच्च स्तरीय कक्षा के छात्र करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली आती है रसास्वादन प्रणाली। रसास्वादन मतलब कि जब आप यहाँ पर रस का या आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, तो ये विधि बहुत अच्छी विधि है। इसमें शिक्षक का उद्देश्य केवल कविता का मतलब बताना नहीं होता, अर्थ बताना नहीं होता। यहाँ पर शिक्षक का उद्देश्य ये होता है कि जो छात्र है कविता को पढ़ रहा है वो उसका आनंद ले सके। अगर वीर रस की कविता है तो यहाँ पे शिक्षक का एक ऑब्जेक्टिव रहेगा कि वो वीर अनुभूति को वो सीख सके या देख सके, यानी कि जो फीलिंग है वो चीज वो ग्रहण कर सके। ठीक है, तो ये रसास्वादन प्रणाली होती है। तो गाइस यहाँ तक हमने डिस्कस किया काव्य शिक्षण की विधियां, जिसमें से गीत प्रणाली, अभिनय प्रणाली, अर्थ कथन प्रणाली, उसके बाद व्याख्या, उसके बाद व्यास, खंडान्वय, तुलना, उसके बाद समीक्षा और रसास्वादन प्रणाली। ये सारी प्रणालियां क्या है, कविता की प्रणालियां हैं। अब चलते हैं अगली हमारी कैटेगरी की तरफ, व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियां, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियों में देखते हैं कि व्याकरण को सिखाने की कौन कौन सी विधियां मानी जाती है। सबसे पहले आती है व्याकरण अनुवाद विधि। कौन सी विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, जो प्राचीन विधि है। ठीक है, इस विधि को हम शास्त्रीय विधि, पारंपरिक विधि और भंडारकर विधि कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि शास्त्रीय विधि, पारंपरिक विधि, भंडारकर विधि किस विधि को कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा, व्याकरण अनुवाद विधि। इस विधि को भंडारकर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो इसके इन्होंने जिसने दिया है उनका नाम क्या है, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जिन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, इस विधि में लेखन कौशल को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ये याद रखना है। मातृभाषा का बहुत प्रयोग किया जाता है। कौन सी, मातृभाषा यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस विधि में व्याकरण को कैसे पढ़ाया जाता है, निगमन तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, इस विधि में पहले व्याकरण के नियमों को सिखाते हैं
और उन नियमों को लक्ष्य से मातृभाषा में अनुवाद हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप नियमों का अनुवाद लक्ष्य से मातृभाषा में करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है व्याकरण शिक्षण की व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, अगली विधि की तरफ चलते हैं। अगली आती है व्याकरण की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि, जिसे कहते हैं आगमन विधि, और ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, बहुत सबसे अच्छी विधि है व्याकरण को सिखाने की। ठीक है, तो इस विधि में शिक्षक छात्रों द्वारा उदाहरणों की सहायता से सामान्य सिद्धांत निकलवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ ऐसे ही याद रखना है कि यहाँ पर घटनाओं का निरीक्षण विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों या सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो एक प्रश्न बनता है कि कौन सी विधि में जो शिक्षक है, जो छात्र है, वो नियमों और सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, तो वो विधि कौन सी होगी? आगमन विधि होगी। आगमन विधि के 4 सोपान हैं, 4 स्टेप्स हैं आगमन विधि में। ठीक है, पहला है आप उदाहरण देंगे, उसके बाद निरीक्षण करेंगे, उसके बाद नियमीकरण या जिसे हम सामान्यीकरण कहते हैं। ठीक है, सामान्यीकरण जनरलाइजेशन कहते हैं जिसे हम, और उसके बाद लास्ट में हम परीक्षण या इसे हम सत्यापन भी कहते हैं। तो ये 4 चरण होते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर उदाहरण दिया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चा निरीक्षण करता है, निरीक्षण के बाद सरल से कठिन की ओर सामान्यीकरण किया जाता है, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर यहाँ पे परीक्षण किया जाता है। तो ये 4 जो है वो स्टेप्स होते हैं, और इसके आगमन विधि के 2 क्या होते हैं? रूप होते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट विधि आती है हमारी, जिसे कहते हैं निगमन विधि। यह विधि परंपरागत विधि है, पुरानी विधि है, और छात्रों को पहले यहाँ पे सूत्रों को कंठस्थ करा दिया जाता है, और इसके 2 रूप होते हैं। याद रखना है 2 रूप कौन कौन से हैं। पहला है सूत्र प्रणाली। सूत्र प्रणाली जिसे सूत्र विधि भी कहते हैं, कहाँ से आई? संस्कृत से। ठीक है, संस्कृत भाषा से आई सूत्र प्रणाली जो है वो निगमन का ही एक रूप है। ठीक है, और पुस्तक प्रणाली या जिसे हम पाठ्य पुस्तक प्रणाली भी कहते हैं। तो ये 2 इसके क्या है? टाइप है, और 4 सोपान होते हैं निगमन के भी। पहले नियम बोधन कर दिया जाता है, आप पहले नियमों का ज्ञान यहाँ कर देते हैं, ज्ञात से अज्ञात। उसके बाद नियमों को स्पष्ट किया जाता है, फिर परीक्षण और फिर सत्यापन। तो ये निगमन प्रणाली के 4 सोपान हैं। ठीक है, अगली विधि की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या है? जिसे हम सुगम पद्धति, सम्राट पद विधि, प्राकृतिक और निर्वाध विधि के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी विधियों के जो नाम है आपको एज इट इज सारे के सारे याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष को हम सुगम पद्धति, सम्राट पद विधि, प्राकृतिक और निर्वाध विधि के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें व्याकरणों का नियमों का ज्ञान कराए बिना लक्ष्य भाषा में ही सारी चीजें सिखाई जाती है। ठीक है, इस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जाता। यहाँ पर मातृभाषा जो है वो यूज नहीं की जाती, केवल और केवल हम किस भाषा में यहाँ सिखाते हैं? लक्ष्य भाषा में बच्चों को ज्ञान देते हैं। भाषा प्रयोग के माध्यम से यहाँ पे हम बच्चों को सिखाते हैं, उसकी प्रधानता होती है, ये याद रखना है। और यहाँ पर समृद्ध अवसर दिए जाते हैं यूज करने के भाषा को। मौखिक व लिखित अभ्यास द्वारा नई भाषा सिखाई जाती है, मौखिक का ज्यादा यूज किया जाता है, वार्तालाप को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और व्याकरण विधि के दोषों को दूर करने में इस विधि को लाया गया। यानी कि एक क्वेश्चन आता है कि व्याकरण अनुवाद विधि के जो अपोजिशन में या जो विरोध में विधि आई वो कौन सी विधि आई? तो इसको हम व्याकरण विधि के विरोध में यूज करते हैं, प्रत्यक्ष विधि को। ठीक है, यहाँ पर ये सब याद करना है आपको। और यहाँ पे दृश्य और श्रव्य सामग्री का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये है प्रत्यक्ष विधि। मातृभाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है, केवल लक्ष्य भाषा को यहाँ पे यूज किया जाता है, मौखिक पे वार्तालाप पे फोकस किया जाता है, और व्याकरण को सिखाने का आगमन तरीका यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, अगली विधि की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि उच्च कक्षा के लिए उपयोगी है। इसमें क्या होता है कि भाषा पर जिसका अधिकार हो गया उन्हें कुछ विद्वानों के ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको एक बात याद रखनी है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराया जाता है। भाषा के शुद्ध रूप का यहाँ पर ज्ञान करवाया जाता है बच्चों को। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भाषा संसर्ग विधि है। उसके बाद अगली विधि आती है समवेत विधि। समवेत विधि जो है वो भाषा संसर्ग विधि का दूसरा रूप है। ठीक है, याद रखना, भाषा संसर्ग विधि का दूसरा रूप क्या है? समवाय विधि, संवेद विधि, या इसे हम सहयोग विधि भी कहते हैं। 3 विधियां हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, सहयोग विधि, समवाय विधि और संवेद विधि।
यह विधि भाषा संसर्ग विधि का दूसरा रूप है। इसमें क्या होता है, देखो इस विधि में व्याकरण की शिक्षा ना आप डायरेक्टली ना दे करके, स्वतंत्र ना दे करके किसके माध्यम से देते हैं, साहित्य के माध्यम से, ठीक है। और मौखिक और लिखित कार्य कराते वक्त आप यहाँ पे गद्य के माध्यम से, जो आप गद्य पढ़ा रहे हैं, जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं, उसके अनुसार आप यहाँ पे व्याकरण का नियमों का ज्ञान कराते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी विधि है जहां पर साहित्य के माध्यम से, गद्य और पद्य के माध्यम से जहां पे सिखाया जाता है व्याकरण को, वो विधि कौन सी विधि है, समवाय विधि होती है। याद रखना है कि गद्य पद्य के माध्यम से सिखाया जाता है। और भाषा संसर्ग विधि में हम कुछ विद्वानों की रचना पढ़ने के लिए बच्चों को दे देते हैं, भाषा की शुद्धता पे यहाँ पे विचार किया जाता है, ठीक है। ये दोनों विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगली विधि की तरफ। अब हमारी अगली कैटेगरी आती है, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, व्याकरण की विधियां, ठीक है। व्याकरण की विधियों में व्याकरण अनुवाद आया, उसके बाद आगमन, निगमन, उसके बाद प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद हमारी भाषा संसर्ग विधि, समवाय विधि, ठीक है। उसके बाद अब आता है गद्य शिक्षण विधि। गद्य शिक्षण की विधियों में सबसे पहले देखो अर्थ कथन है। अर्थ कथन आपकी गद्य में भी है और पद्य में भी है, ठीक है, दोनों में हम यूज कर सकते हैं। अर्थ कथन आपको पता है कि जो टीचर है वो वाचन करता जाता है और अर्थ को बताता रहता है, और जहां उसे जरूरी होता है वहां पे वो व्याख्या भी कर देता है, ठीक है। उसके बाद व्याख्या प्रणाली, ये हमने अभी कर लिया। व्याख्या प्रणाली जो है वो अर्थ कथन विधि का क्या है, विकसित रूप है, ठीक है। अर्थ कथन विधि का विकसित रूप क्या है, व्याख्या प्रणाली होती है, जो हम गद्य में यूज करते हैं। इस प्रणाली में अध्यापक शब्दार्थ के साथ साथ भावों की व्याख्या भी करता जाता है, अनेक उदाहरण देता है, अनेक यहाँ पे टीचर मतलब कि शब्द का अर्थ भी बता रहा है और साथ के साथ व्याख्या भी कर रहा है भावों की, तो ये व्याख्या प्रणाली होती है, जो अर्थ कथन प्रणाली का विस्तृत रूप है। ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है कि जो अर्थ कथन प्रणाली होती है और जो व्याख्या प्रणाली होती है, इसके कुछ तरीके होते हैं, जहां से आपका प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। इसके कुछ तरीके देखो क्या है, 3 विधियां हम प्रयोग में लाते हैं। शब्दों की व्याख्या करने में 3 विधियों को हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहली विधि आती है उद्बोधन विधि। अब आपने पढ़ा होगा, उद्बोधन विधि जो है वो शब्दों की व्याख्या करने में, अर्थ कथन में यूज की जाती है। इसमें क्या होता है कि कठिन जितने भी शब्द आ रहे हैं उसका अर्थ टीचर स्वयं ना बता करके उद्बोधन के द्वारा बताता है। इस उद्बोधन प्रणाली में अध्यापक डिफरेंट तरीके अपनाता है, जैसे कि वो किसी वस्तु को दिखा देता है, प्रत्यक्ष प्रदर्शन। मान लो आपको आम सिखाना है, आपने प्रत्यक्ष वस्तु लेकर के चले गए, आपने क्रिया कोई एक्शन के थ्रू आप सिखा देते हो, मॉडल लेके चले गए आप, अंग संचालन के द्वारा या अमूर्त विचारों के द्वारा आप उद्बोधन विधि के द्वारा अर्थ कथन समझाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी विधि है, उद्बोधन विधि है, जहां पे हम अर्थ को, किसी भी शब्द के अर्थ का ज्ञान बच्चों को देते हैं, ठीक है। अगली विधि आती है दूसरी, स्पष्टीकरण विधि। ये भी अर्थ कथन की विधि है। स्पष्टीकरण विधि तब अपनाई जाती है जब उद्बोधन विधि द्वारा अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। और इसमें हम कुछ तरीके अपनाते हैं, जैसे व्युत्पत्ति, उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई आप वो बताते हो, उसका प्रत्यय उपसर्ग है ना, प्रत्यय उपसर्ग बताते हैं, या आप तुलना करते हुए स्पष्टीकरण द्वारा बताते हैं। तीसरी आती है प्रवचन विधि। प्रवचन विधि क्या है, ये सबसे अंतिम विधि है शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने की। इस विधि में हम उसका पर्यायवाची बताते हैं, उसका विलोम शब्द बता सकते हैं, उसका अनुवाद करते हैं, या उसके अर्थ को हम विस्तार से बताते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हमने अर्थकथन पढ़ा, हमने व्याख्या पढ़ा, और अर्थकथन विधि के हम 3 तरीके हमने पढ़े, जिसमें से पहला उद्बोधन तरीका है, उद्बोधन विधि जिसे कहते हैं। और ये याद रखना कि हम कैसे कैसे यहाँ पर करवाते हैं बच्चों को अर्थ का ज्ञान। उसके बाद स्पष्टीकरण, और उसके बाद आता है प्रवचन, ठीक है। अगली विधि आती है हमारी पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि कौन सी विधि है, अब देखो यहाँ तक हमने गद्य शिक्षण की विधियां की, ठीक है। अब हम कुछ और विधियों को डिस्कस करेंगे। जैसे पहले है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि जो है ये वेस्ट ने दिया, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड भी इसे हम कहते हैं। वेस्ट ने इस विधि को दिया। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर वर्णमाला का और जो छोटे शब्द हैं, वाक्य हैं, अनुच्छेद है, उनका ज्ञान कराया जाता है। यहाँ पर केंद्र क्या है, पाठ्य पुस्तक होता है, ठीक है। आप सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पर जो है पढ़ने पे ज्यादा देते हो, ठीक है। क्या हम इस पे रीडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस, इस विधि में पठन पे बहुत फोकस करते हैं। किसने दिया, ये वेस्ट ने दिया था, ठीक है। चलिए अगली विधि आती है, नेक्स्ट है समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि।
जिसे हम टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, इंग्लिश की जैसा ही है। इसमें शिक्षक के मौखिक और छात्रों के शारीरिक क्रिया का संयोजित रूप है। मतलब कि यहाँ पर छात्र जो है, वहां पे छात्र शिक्षक को देखते हुए शारीरिक तरीके से सीखते हैं। यहाँ पर बच्चों का गत्यात्मक विकास जो है ना, मोटर एक्टिविटी से बच्चे ज्यादा यहाँ पे सीखते हैं, यानी कि अपने बॉडी मूवमेंट से बच्चे यहाँ सीखते हैं, जिसे कहते हैं समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि। ठीक है, उसके बाद अगली आती है निमज्जन विधि। निमज्जन विधि मतलब इसे हम इमर्जन मेथड कहते हैं। इस विधि में क्या होता है निमज्जन विधि में, कि जो आप लक्ष्य भाषा सिखा रहे हैं उसको सिखाने के लिए आप दूसरी भाषा में उसके नियमों सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे कोई विषय पढ़ाना है, मान लीजिए मुझे साइंस पढ़ाना है, मुझे मैथ पढ़ाना है अपने स्कूल में, या मुझे एसएसटी पढ़ानी है, तो मैं लक्ष्य जो सब्जेक्ट है, जो अन्य विषय हैं, उनको मैं केवल एक भाषा में सिखाऊंगी, यानी कि जो मेरी दूसरी भाषा है उसमें सिखाऊंगी। तो इसे हम कहते हैं निमज्जन विधि। ठीक है, यानी कि दूसरे भाषा में नियमों और सिद्धांतों को स्पष्ट जब हम करते हैं, वो विधि होती है निमज्जन विधि। नेक्स्ट आती है पाठ्यपुस्तक विधि। पाठ्यपुस्तक विधि जिसमें हम पाठ्यपुस्तक के द्वारा व्याकरण का ज्ञान देते हैं। निगमन विधि का ही रूप है ये, अभी हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। निगमन विधि का एक ये क्या है, पार्ट है। ठीक है, उसके बाद संयोग समवाय विधि भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वही है कि इस विधि में व्याकरण की शिक्षा आप अलग से ना दे करके गद्य पद्य रचना और अनुवाद की सहायता से देते हो। समवाय विधि हो गई, व्याकरण की विधि है ये। ठीक है, व्याकरण की विधि है। उसके बाद अगली विधि देखते हैं। अगली आती है हमारी व्यतिरेकी विधि। व्यतिरेकी विधि जो है वो द्वितीय भाषा शिक्षण, यानी कि जो दूसरी भाषा शिक्षण है, दूसरे भाषा शिक्षण की विधि है। इस विधि में हम तुलना करते हुए सिखाते हैं। क्या करते हुए सिखाते हैं, तुलना करते हुए। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि व्यतिरेकी विधि जो है ये द्वितीय भाषा शिक्षण की कैसी विधि है, तुलनात्मक विधि है। क्योंकि इस विधि में आप अंतर करते हुए, व्यतिरेक का मतलब ही होता है कि आप इसमें अंतर कर रहे हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्रथम भाषा और जो आप भाषा सीख रहे हो उसके बीच हम एक अंतर को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो आपकी प्रथम भाषा है और जो आपकी दूसरी भाषा है, द्वितीय भाषा है, उसके बीच हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तुलना करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो ये विधि क्या है, व्यतिरेकी विधि है, जो कि द्वितीय भाषा शिक्षण में जो है सहायक विधि होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगली विधि की ओर चलते हैं। अगली विधि आती है सैनिक विधि। सैनिक विधि भी कई बार एग्जाम में आता है, तो आपको एज इट इज याद रखना है कि इस विधि को हम श्रव्य भाष्य विधि, सैनिक विधि, आर्मी मेथड भी कहते हैं। ठीक है, आर्मी, या इसे हम भाषा संघटना विधि, ठीक है, संघटना विधि भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, इस विधि में क्या होता है कि द्वितीय जो विश्व युद्ध था उसके दौरान यहाँ पर इस विधि को लाया गया था। इस विधि में शिक्षक स्वयं अथवा टेप के द्वारा पूरा पाठ सुनाता है बच्चों को, बच्चे सुनते हैं पाठ को, उसके बाद उच्चारण करते हैं, अनुकरण करते हैं। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, उच्चारण, उन्होंने सुना, उच्चारण किया, टीचर जैसे टीचर को सुना वैसे उच्चारण किया, अनुकरण करते हैं बच्चे यहाँ पर। और इसीलिए इस विधि को अनुकरण परिस्मरण विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं, अनुकरण परिस्मरण विधि। प्रत्यक्ष विधि के दोषों का निवारण जो है वो इस विधि में बहुत ज्यादा किया जाता है। यहाँ पर बच्चों को भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास करवाया जाता है। और इस विधि में जो हमारी आर्मी मेथड है, जो सैनिक विधि है, इसमें सबसे ज्यादा जो है हैबिट पे यानी आदतों के निर्माण पे ज्यादा फोकस किया जाता है। और बच्चों को यहाँ पे मौखिक पे ज्यादा बल और ड्रिल पे ज्यादा बल दिया जाता है। तो ये सैनिक विधि के बारे में है जो आपको याद रखना है। इसके अनेक नाम है जो आपको याद रखना है, इनमें से कोई सा भी आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना। बेसिकली बच्चा यहाँ अनुकरण करते हुए, ड्रिल करते हुए, मौखिक तरीके से सीखते हुए, सुनते हुए यहाँ पे बच्चे बोलते हुए सीखते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण यहाँ पे बच्चों का करवाया जाता है। तो ये विधि कौन सी विधि है, सैनिक विधि है। अगली विधि आती है हमारी, अगली विधि है द्विभाषी विधि। द्विभाषी मतलब बाइलिंगुअल। डॉडसन ने इस विधि को दिया। इसमें क्या करते हैं हम, ये जो विधि है इसको कहा जाता है कि जो व्याकरण अनुवाद है और जो प्रत्यक्ष है उसके बीच का एक पुल का काम ये विधि करती है। मतलब कि व्याकरण अनुवाद विधि जहां पे आप केवल मातृभाषा का यूज कर रहे थे, और प्रत्यक्ष विधि जहां आप केवल लक्ष्य भाषा का यूज करते हैं,
इन दोनों भाषाओं को जोड़ती है कौन सी विधि? द्विभाषी विधि। दो भाषाओं को यहाँ पे हम महत्व देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बालक जो है मातृभाषा प्रत्यक्षीकरण के साथ सीखता है। दो भाषाओं को जोड़ करके वाक्य बनाए जाते हैं, जहां जरूरत होती है वहां टीचर मातृभाषा में शब्दों को समझा देता है। तो ये द्विभाषी विधि है, जहां मातृभाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का प्रयोग किया जाता है। और मातृभाषा का प्रयोग बच्चा ना करके शिक्षक अधिक करता है, या बच्चे नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। केवल शिक्षक तब यूज करता है जब कोई शब्द बच्चे को समझ नहीं आ रहे, वहां पर टीचर मातृभाषा में उस शब्द का अनुवाद कर देता है। तो ये विधि कौन सी है? बाइलिंगुअल यानी कि द्विभाषी विधि है। ओके, सो गाइज यहाँ पे हमारी सभी विधियां कंप्लीट हो चुकी हैं। एक बार फटाफट से हम इसका देखेंगे। ये आप टेबल देख लीजिएगा, ये व्याकरण है, ठीक है। व्याकरण विधि, व्याकरण शिक्षण की विधियों में आगमन, निगमन, सूत्र, अव्याकृति। अव्याकृति को क्या कहते हैं? भाषा संसर्ग कहते हैं, याद रखना। अव्याकृति को कौन सी विधि है? भाषा संसर्ग विधि है, ठीक है। उसके बाद पाठ्य पुस्तक है। गद्य शिक्षण की विधियां हैं जो हमने डिस्कस अभी कर ली। पद्य शिक्षण की विधियां यहाँ पे अलग अलग दी हुई हैं, ये आपको याद रखना है। और रचना शिक्षण के द्वारा, रचना शिक्षण यानी कि जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये सारा आपका लेखन में ये सारी विधियां आ जाएंगी, ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगे आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ओके। और सभी विधियों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सजेशन, कोई फीडबैक हो जरूर दीजिएगा। चैनल पे जो भी पहली बार है, अगर जेन्युइन आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ओके। थैंक यू।